नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD-BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके बीच देवरिया जनपद के प्रसिद्ध कहोम अथवा कहांव अभिलेख के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बरहज तहसील से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वर्तमान कहांव, जिसका प्राचीन नाम कुकुब मिलता है, वहीं से गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहोम प्रस्तर अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, जिसकी उत्तरी उपशाखा है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के काल का यह द्वितीय अभिलेख उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की बरहज तहसील से प्राप्त हुआ है। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि कहोम का पुराना नाम कुकुब था। लाल बलुए पत्थर से निर्मित इस स्तंभ को 1807 ईस्वी में डॉक्टर फ्रांसिस ने ढूंढा और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय मॉन्टगोमरी मार्टिन को है, जिन्होंने 1838 ईस्वी में अपनी पुस्तक ईस्टर्न इंडिया में पहली बार इसका प्रकाशन किया। जेम्स प्रिंसेप ने इसे जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के भाग 7 में प्रकाशित किया। डी लिस्टन ने जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी के 1860 ईस्वी के अंक में इस लेख का प्रकाशन किया, जबकि भगवान लाल जी इंद्र ने इसे इंडियन एंटीक्वेरी के भाग 10 में प्रकाशित किया। कालांतर में फ्लिट ने विस्तृत टिप्पणी के साथ इसे कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेर के भाग 3 में प्रकाशित किया। जनरल कलिंघम तथा किलहार्न आदि ने भी इस लेख की विस्तृत व्याख्या किया है। वस्तुतः आधुनिक भारत की समझदारी और उसके विकास के मार्ग के प्रशस्तीकरण की आवश्यकता यह मांग करती है कि प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृत का सर्वांगीण अध्ययन हो। साथ ही साथ यह निर्दिष्ट किया जाए कि भारतीय सभ्यता के लंबे इतिहास में कौन से तत्व निष्प्राण हैं और कौन से जीवंत हैं। चूँकि इतिहास एक धारा है, लहरों की तरह घटनाओं का उतार चढ़ाव इतिहास में भी होता रहता है, फिर भी ये घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल विच्छिन्न नहीं हैं। अभिलेखों के आलोक में भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के अध्ययन से यह धारणा निर्मूल साबित करती है कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले भारतीय और इनकी संस्तुतियाँ वास्तविक जीवन के प्रति आकर्षित नहीं रहीं और अपनी सभ्यता के निर्माण तथा जीवन संघर्ष की प्रक्रिया में उन्होंने यथार्थ को प्रश्रय नहीं दिया। प्रस्तरों, दीवारों, गुहाओं, स्तंभों, प्रतिमाओं तथा ताम्रपत्रों आदि पर खुदे हुए लेखों से प्रामाणिक इतिहास का निर्माण होता है। ऐसे अनेक लेख खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिनसे तत्कालीन समाज और संस्कृत का दिग्दर्शन होता है। ये लेख राज प्रशासन, दान धर्म, भवन मंदिर निर्माण और प्रशस्ति आदि को व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर E.J. रैप्सन ने लेखों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि शिलालेखों से अपने देश और काल के विषय में हम महत्वपूर्ण रूप से जान सकते हैं। जहाँ लिखित साहित्य मौन होते हैं, वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मुखर होते हैं। अनेक अंध युगों पर इन पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकाश पड़ता है, जिसमें अभिलेखों की गणना, स्मारकों की गणना और मुद्राओं की गणना की जाती है।
एक तरफ से ये लेख राजाओं की सैनिक गतिविधियों को तो दूसरी तरफ संस्थाओं के स्थायित्व को प्रमाणित करते हैं, जिन पर सैनिक विजयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक के बाद एक विजेता आते रहे, किंतु प्रत्येक राज्य का शासन अपरिवर्तित रहा। या तो इस राज्य पर पहले राजा का ही शासन रहा अथवा उसके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति शासक बना। प्रत्येक नए शासक ने मठों अथवा विहारों के अधिकार को मान्य किया। अभिलेखों में प्रशंसात्मक शिलालेखों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें प्रायः राजा की वंशावली, तत्कालीन राज्य जिनसे राजा का युद्ध हुआ, अंतर्राज्यीय संबंध, राज्य प्रणाली, राजनीतिक आदर्श, राजा की व्यक्तिगत योग्यता, उसकी दानशीलता, उदारता और उपमा संबंधी पौराणिक संकेत, उसका नाम और पूर्ण चरित्र उसमें वर्णित होता है। जहाँ तक गुप्त शासक स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख का प्रश्न है, तो निसंदेह अभिलेख में वर्णित पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी के ज्येष्ठ मास में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। त्रिंश दशई कोत्तर शतमें ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने, इसमें मद्र नामक व्यक्ति को प्रसंगित किया गया है, जो द्विज गुरु और यतियों के प्रति विशेष आस्था रखने वाला था। उसका प्रपितामह सोमिल विविध गुणों से युक्त था। स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख न केवल तत्कालीन धार्मिक जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है, बल्कि गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त के उपलब्धियों और धर्म के प्रति उसके अनुराग को भी परिभाषित करता है। गुप्त नरेश स्कंदगुप्त का कहोम शिला स्तंभलेख ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि अन्य महत्वपूर्ण गुप्त नरेशों की भांति स्कंदगुप्त भी धर्म सहिष्णु नरेश था। स्कंदगुप्त के विषय में उसके जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णित है कि जिस समय वह राज्य कर रहा था, उस समय उसके प्रजा में कोई भी व्यक्ति अधर्मी, दुखी, दरिद्र, संकटग्रस्त, लोलुप, दंडनीय अथवा किसी से सताया हुआ नहीं था। तस्मिन् नृपे शासत नैव कश्चित धर्मा दपेतो मनुजः प्रजासु आर्तो दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दंडयो नवायो भृष्पीड़ित स्यात्। गुप्त वंश का अद्वितीय वीरवर गुप्त वंशीय कबीर, बाहुबल के लिए प्रख्यात जगत भुल बलाढ्य, अपने नाम को चरितार्थ करने वाला यह सम्राट नामतः स्कंदगुप्त अपने गुप्त कुल का गौरव था। यदि समुद्रगुप्त सर्वराजोच्छेता और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सकारी था, तो स्कंदगुप्त को भी हूण विजेता होने का गौरव प्राप्त है। उसने अपनी विलक्षण कृतियों तथा महती सफलताओं के द्वारा अपने पूर्वजों के यश वर्धन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी के कहोम शिलालेख की देवनागरी लिप्यांतरण में यह स्पष्ट किया गया है कि स्कंदगुप्त के शांत राज्य में, जिसका सभा भवन सैकड़ों नरेशों से की आज्ञा से प्रदर्शित हाथों से हिला दिया गया हो, जो गुप्त वंश में उत्पन्न हुआ, जिसका यश संसार में सुदूर तक विस्तृत है, जिसका वैभव सर्वोत्तम है, जो इंद्र के समान शक्तिशाली है और जो सैकड़ों शासकों का स्वामी है, उसी ने गुप्त संवत के 141वें वर्ष के ज्येष्ठ मास में कुकुबग्राम रत्न में, जो साधुजन के संसर्ग से पवित्र हो गया, वहाँ प्रचुर गुण युक्त सोमिल का पुत्र भट्टसोम रहता था, वहीं इस स्तंभ को उत्कीर्ण कराया था। भट्टसोम का पुत्र रुद्रसोम परम विज्ञ एवं यशस्वी था, जिसे व्याघ्र नाम की संज्ञा दी गई। उसी का पुत्र मद्र द्विज के प्रति प्रीति
तथा साधु एवं धार्मिक गुरु के प्रति सम्मान करता था, वह संसार के विभिन्न चक्र स्थिति को देखकर भयभीत हो गया। उसने स्वयं धार्मिक कृत्य से पुण्य लाभ किया। उसी के परमानंद के लिए मानव के सुखार्थ 5 प्रस्तर प्रतिमाओं की स्थापना की, जो अरहत के धर्मानुयायी थे, जो धार्मिक पक्ष के पालक थे। यह सुंदर प्रस्तर स्तंभ वहीं स्थित किया गया जो पर्वत शिखर के समान प्रतीत हो रहा था और जिस कारण कीर्ति लाभ हुआ। अभिलेख में वर्णित इन पंक्तियों से स्कंदगुप्त द्वारा किए गए धर्म के संदर्भ में कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। वस्तुतः इसका प्रपितामह सोमिर विविध गुणों से युक्त था। उसके पितामह का नाम भट्टिसोम और पिता का नाम रुद्रसोम था, जो उसकी बुद्धि और प्रतिष्ठा के लिए ख्यात था। बस रुद्रदामन का ये स्कंदगुप्त का यह अभिलेख यदि कुमारगुप्त के साथ जोड़कर देखा जाए तो निसंदेह गुप्त वंश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने में समर्थ होता है। गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी स्कंदगुप्त के राज्यकाल का शांत वर्ष कहा गया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रारंभिक कठिनाइयों के उपरांत इसका शासनकाल बाद में शांतिमय हो गया। इस समय न तो कोई बाह्य आक्रमण हुआ और न ही कोई आंतरिक कठिनाई की स्थिति थी। यदि कुमारगुप्त के राज्यकाल के प्रारंभिक वर्ष शांतिमय रहे तो स्कंदगुप्त के राज्यकाल का अंतिम भाग भी कुछ अशांत रहा, क्योंकि भीतरी लेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के मरते ही वंश की लक्ष्मी विचलित हो गई थी और उसे प्रतिष्ठित करने का कार्य इसके द्वारा किया गया था। यही कारण है कि स्कंदगुप्त ने इस विचलित कुल लक्ष्मी को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पितरद्युम्ते विलुप्ताम वंश लक्ष्मी, इसी लेख में दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गुप्त कुल की लक्ष्मी जब विचलित हो उठी तो स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से उसे स्थापित किया। विचलित कुल लक्ष्मी स्तंभना युद्धतेन, इस क्रिया में उसे पूरी रात युद्ध भूमि में बिताना पड़ा था। क्षितितल सैनीय एन नीता त्रियामा, विद्वानों की धारणा है कि पुष्यमित्रों ने कुमारगुप्त के मृत्यु के ठीक अनंतर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। समुदित बलकोशान पुष्यमित्रांश जित्वा छिच्चरण पीठे स्थापितो वामपादः, मंजूश्री मूलकंप में कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को परास्त किया। यह उसके लिए गर्व की बात थी। विपरीत परिस्थितियों में भी स्कंदगुप्त ने साहस और धैर्य से काम लिया और अंत में हर प्रकार के साधनों से संपन्न पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। अपने सामने पुष्यमित्रों को उसने नतमस्तक किया। गुप्त काल का सर्वोच्च वीर पद उसके उपयुक्त सफलता का ही प्रतिबिंब प्रतीत होता है। कौम लेख वस्तुतः एक राजकीय लेख नहीं है। उसमें प्रजा द्वारा अपने सम्राट का इस प्रकार मूल्यांकन किया गया है जिसकी उपस्थान भूमिसत नृपतियों के लिए सिर झुकाने से उत्पन्न वायु से हिल उठती है, जिसका वंश गुप्त है, जिसका यश जगत विख्यात है, जो जगत में सर्वोत्तम है, जो सक्रोपम है तथा जो सतक्षितिपति है। उस स्कंदगुप्त के शांति वर्ष में कौम लेख उत्कीर्ण कराया गया। इस लेख में स्कंदगुप्त शांत वर्षे वाक्यांश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दिनेश संसरकार ने यह सुझाव रखा है कि अभिलेखकार के कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त वंश 141 के आसपास स्कंदगुप्त अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय पाने के उपरांत शांतिपूर्वक शासन कर रहा था। अभिलेख में वर्णित नृपति सतशिरः तथा क्षितय सतपते, ये दोनों ही पदावलियाँ उन बहुसंख्यक सामंतों की तरफ संकेत करती हैं जो नित्य प्रति राजा के दरबार में आकर सिर झुकाया करते थे। इन पदावलियों में महत्वपूर्ण पद सक्रोपम यानी इंद्र के समान है, जिससे संभवतः उसकी हूण विजय का संकेत मिलता है।
चूँकि इंद्र देवताओं के स्वामी हैं और देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले हैं, पृथ्वी पर राजा इंद्र का प्रतिरूप है और इसके द्वारा पराभूत आतताई शक्तियाँ असुरों का प्रतिरूप मानी गई हैं। अतः हूणों पर जो असुरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ ही समय पूर्व मिली विजय के आधार पर अभिलेख में इसे सक्रोपम की उपाधि से संबोधित किया गया है। स्कंदगुप्त की तुलना देवराज इंद्र से की गई है। कहोम लेख यद्यपि जैन धर्म से संबंधित है और इसके अनुसार मद्र ने 5 जैन तीर्थंकरों की आस्म मूर्तियों की स्थापना कराई। इन 5 तीर्थंकरों का समीकरण आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के साथ की जाती है। उल्लेखनीय है कि स्तंभ के अधोभाग पर 5 आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये पांचों आकृतियां 5 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे अभिव्यंजित होता है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त भी अपने वंश के अन्य शासकों की तरह ही धर्म सहिष्णु था। व्यक्तिगत जीवन में उसका धर्म वैष्णव रहा, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसकी धार्मिक उदारता, उसकी धार्मिक सहिष्णुता का द्योतक है कि इसमें 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारतीय अभिलेख संस्कृत के अमर स्मारक हैं। अभिलेखों का मूल्यांकन करने पर सिद्ध होता है कि इनमें संस्कृत साहित्य के इतिहास की अखंड परंपरा प्रवाहित होती है। अभिलेखों से तत्कालीन इतिहास और समाज के विविध पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख से उसकी प्रजावत्सलता का, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से उसके ब्राह्मण तथा गोरक्षक होने का और उसके गरुणांकित ध्वज से उसके वैष्णव धर्मानुयायी होने का, मंदसौर लेख से तंतुवायों बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का ज्ञान प्राप्त होता है। एरण प्रस्तर लेख से जहां भानुगुप्त के पराक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं उसके प्रिया के सती होने का भी ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तानुरक्ता चप्रिया चकांता भार्या वलग्ना नुत्सुतालग्नि राशिम। अभिलेखों से भ्रम निवारण भी होता है। जैसे मैक्स मूलर ने लिखा है कि शक-क्षत्रप भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के ध्वंसकर्ता थे, लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से स्पष्ट होता है कि मैक्स मूलर का यह कथन तर्कहीन, लचर और भ्रमपूर्ण है। इस अभिलेख से ही रुद्रदामन की भारतीय संस्कृत में आस्था की न केवल पुष्टि होती है, बल्कि परिष्कृत संस्कृत भाषा में लिखा हुआ लेख उसके संस्कृत प्रेम को भी उजागर करता है। अभिलेख ऐतिहासिक व्यक्तियों के काल निर्धारण में भी सहयोग देते हैं और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में कवि रविकीर्त ने कालिदास और भारवी का उल्लेख किया है। इस अभिलेख का समय लगभग 634 ईस्वी है, जिससे स्पष्ट होता है कि कालिदास और भारवी का समय ऐहोल अभिलेख से पहले का रहा होगा। भारत में प्रचलित विभिन्न संवतों के काल निर्धारण में अभिलेख अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वास्तव में अभिलेख भारतीय इतिहास और संस्कृत का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक विकास की परंपरा से जुड़े हुए पदों के आवरण को उद्घाटित करते हैं। इसलिए अगर यह कहा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत का प्रामाणिक अध्ययन करने के लिए अभिलेखों का अध्ययन आवश्यक है, तो उस कड़ी में स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने स्कंदगुप्त की धर्म सहिष्णुता का, स्कंदगुप्त की प्रजावत्सलता का जीता जागता स्मारक प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास में ऐसे अभिलेखों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से देवरिया जनपद के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के काल में, उसके शांतिपूर्ण वर्ष में, गुप्त संवत 460 ईस्वी में, गुप्त संवत 141 ईस्वी अर्थात 460 ईस्वी में कहोम अभिलेख कुकुब ग्राम में लिखा गया, उत्कीर्ण कराया गया। धन्यवाद।